हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपकी एडुकेटर आयशा। और आज हम लोग एक सेशन स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग एकदम सैम्पल पेपर जैसा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो एकदम लगता है कि वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट है और वो क्वेश्चन क्या आ सकता है। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली क्या करेंगे कि जैसे क्वेश्चंस आते हैं तो हम लोग पहले एग्ज़ाम के लिए हम लोग पैटर्न देख लेते हैं। आप लोगों का कब है एग्ज़ाम? 21 को एग्ज़ाम है। ठीक है, 21 को साइंस का पेपर है हमारा। तो उसके लिए हम लोग देख लेते हैं कि देखिए, सबसे पहले तो 80 क्वेश्चंस आता है हमारा। क्या आता है? MCQ आता है, जिसमें से आपको कितना क्वेश्चन बनाना रहता है? 40 क्वेश्चंस बनाना रहता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या आता है? क्वेश्चन शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आता है। ठीक है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। तो देखिए, ये जो 40 मार्क्स वाला था, ये क्या होता है, सारा क्वेश्चन कितने का रहता है? इंटू 1 हो जाएगा। तो इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा? 40 मार्क्स आ जाएगा, अगर आप 40 सही बनाएंगे तो। अब ये जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस रहता है, इसमें क्या होता है, इसमें आपका क्वेश्चंस आएगा 8 क्वेश्चंस आएगा आपका फिजिक्स से। ठीक है, 8 क्वेश्चंस आएगा आपका केमिस्ट्री से और 8 क्वेश्चंस आएगा आपका बायोलॉजी से। ठीक है, अब ये जो 8 क्वेश्चन आया है, इन सब में से आपको क्या करना है? सिर्फ 4 क्वेश्चन बनाना है। 4 फिजिक्स से बनाना है, 4 केमिस्ट्री से बनाना है और 4 बायोलॉजी से बनाना है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसका इंटू 2 हो जाएगा, 2 मार्क्स मिलेगा एक का। ठीक है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का। उसके बाद है आपका लॉन्ग आंसर्स, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसमें हमारा टोटल कितना क्वेश्चंस दिया रहेगा? 6 क्वेश्चंस दिया रहेगा। ठीक है, अब इसमें से 6 क्वेश्चंस में से क्या रहता है कि 2 क्वेश्चन हमारा फिजिक्स का रहेगा, 2 क्वेश्चन हमारा केमिस्ट्री का रहेगा और 2 क्वेश्चन हमारा बायोलॉजी का रहेगा। अब इन 2 में से आपको क्या करना है? एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक इससे बनाना है, एक इससे बनाना है और एक इससे बनाना है। यहाँ पे 4 बनाना है। ठीक है, तो अब ये नहीं सोचना है कि हम लोग सिर्फ किसी एक का भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, सबका बनाना है। हर सब्जेक्ट में से, फिजिक्स में से एक, केमिस्ट्री से एक और बायोलॉजी से एक बनाना है। अब यहाँ पे फिजिक्स का जो रहता है वो हमारा 6 मार्क्स का रहता है और ये आपका केमिस्ट्री और बायो का जो रहेगा वो 5-5 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, तो ये जो है, ये पूरा पैटर्न है हमारा। जैसे एग्ज़ाम होने वाला है 21 तारीख को, जो एग्ज़ाम होगा इसी पैटर्न पे होगा। यही पैटर्न फॉलो करना है और आपको ऐसे ही 40 क्वेश्चंस बनाना है। फिर इसमें से आपको 4 क्वेश्चन बनाना है। फिर यहाँ से आपको एक एक क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, शॉर्ट में 4 बनाना है और लॉन्ग में आपको एक एक क्वेश्चन बनाना है हर सब्जेक्ट में से। ठीक है, तो अब हम लोग पेपर पूरा डिस्कस करेंगे। अभी सेशन स्टार्ट, मैं पार्ट बाय पार्ट बना दूंगी। पहले पार्ट में हम लोग कितना 25 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग 25 डिस्कस करेंगे और फिर 30 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो ऐसे हमारा 80 का क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग शॉर्ट आंसर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और फिर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये एकदम आप वीडियो देख के जाइएगा, एकदम श्योर इसमें से क्वेश्चंस ज़रूर आएगा पेपर में। चलिए, तो हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर क्या बनता है? व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्स्टिकल इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ लाइट सोर्स? तो देखिए, अगर हम यहाँ पे कैंडल रखें, ठीक है, ये प्रकाश का स्रोत है, यहाँ से लाइट एमिट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रख देंगे, कुछ भी रख देंगे। ठीक है, तो क्या होगा अल्टीमेटली? क्या होगा, इसका यहाँ पे शैडो बनेगा। क्या बनेगा? शैडो बनेगा। उसका क्या बनेगा? छाया बनेगा। ठीक है, शैडो। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? द फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर इज। तो समतल दर्पण क्या होता है? प्लेन मिरर एकदम सीधा सीधा है। ठीक है, तो अब ये जब सीधा रहता है तो इस पर क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें आती हैं तो ये समानांतर होती हैं। ठीक है, सीधा सीधा जाती हैं। अब ये कहाँ दूर जाकर मिल रही है, हमें कोई आइडिया नहीं है फोकस इसका कहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा अनंत, इन्फिनिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस कन्वेक्स लेंस के बारे में पूछ रहा है कि क्षमता क्या होगी। तो अगर हमें किसी का भी अगर क्षमता पता करना होता है, पावर पता करना होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है? P इज इक्वल टू 100 बाई फोकल लेंथ। ठीक है, अब इस फॉर्मूला के हिसाब से यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे P इज इक्वल टू वॉट, 1 मीटर के लिए 100। ठीक है, 1 मीटर है, 100 बाई एफ, यहाँ पे क्या होगा 1, तो ये हमारा आ जाएगा 1 डायोप्टर।
डायोप्टर यहाँ पे जो ये जो डी लिखा हुआ है, डी हर जगह लिखा हुआ है, डी क्या होता है? डायोप्टर। डायोप्टर मतलब क्या होता है? ये क्या होता है डायोप्टर? तो डायोप्टर जो होता है वो हमारा क्या होता है? पावर, जो भी हमारा पावर होता है, ठीक है, उसको हम लोग मापते हैं। जैसे कि हम लोग अगर लेंथ नापना होता है तो क्या करते हैं हम लोग? ऐसा यूनिट होता है ना कि मीटर में नाप रहे हैं, सेंटीमीटर में नाप रहे हैं, वैसे ही पावर का ऐसा यूनिट जो होता है क्या होता है? डायोप्टर होता है, ठीक है। तो पावर, कौन सा पावर? जैसे कि किसी को चश्मा लगा हुआ है, ठीक है, तो चश्मा लगा रहता है तो कहते हैं ना कि उसको इतना पावर का चश्मा लगा हुआ है। अगर किसी को दूर का नहीं दिख रहा है, किसी को नज़दीक का नहीं दिख रहा है, तो उसके बेसिस पे उसको चश्मा लगता है। तो उसी तरीके से क्या होता है, जब उत्तल लेंस होता है, ठीक है, उत्तल लेंस रहेगा जब, उत्तल लेंस में क्या होता है? ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। और वही अगर हमारा अवतल लेंस रहेगा, अवतल लेंस, अवतल लेंस में क्या हो जाएगा? शक्ति मतलब कि पावर जो होता है वो क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो आप लोग सुनते होंगे कि उसका प्लस में है पावर, उसका माइनस में है पावर, ठीक है, तो वही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। तो क्या पूछ रहा है यहाँ पे? निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? मतलब कि डाइवर्जिंग लेंस किसको कह रहे हैं? तो डाइवर्जिंग लेंस हम किसको कहते हैं? कनकेव लेंस को। कनकेव लेंस, अवतल लेंस को। तो अवतल लेंस को हम लोग क्यों कहते हैं अपसारी क्यों कहते हैं? क्योंकि होता क्या है कि ये जो अवतल लेंस होता है, कन्वेक्स लेंस जो होता है, ये विकटधारी डाइवर्जिंग लेंस कहा जाता है। क्योंकि ये क्या करते हैं कि जो भी हमारा प्रकाश की किरणें आ रही हैं, ठीक है, जो भी आ रही है, रेस जो भी आ रही है, उसको फैला कर वो डाइवर्ज कर देता है, ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होता है, क्या होता है? भिन्न हो सकता है, समान हो सकता है, दोनों हो सकता है। अब सोचिए, खुद कॉमन सेंस लगाइए, या तो भिन्न होगा या समान होगा, दोनों तो नहीं होगा, ठीक है, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है? भिन्न होता है। क्या होगा? डिफरेंट। द स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया इज डिफरेंट। अब इसके लिए हम लोग देख लेते हैं कि सबसे पहले वैक्यूम में अगर देखेंगे, वैक्यूम में हम लोग देखेंगे जिसको क्या कहते हैं? निर्वात। तो अगर हम लोग वैक्यूम में देखेंगे तो इसका स्पीड कितना हो जाएगा? 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसके बाद होता है एयर में, ठीक है, एयर में, एयर को क्या कहेंगे? वायु। एयर में कितना हो जाता है हमारा? 2.99 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वही अगर हमारा क्या हो गया वाटर में, अगर हम लोग देखेंगे वाटर में, जल, वाटर में क्या हो जाता है? कितना स्पीड होता है? 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ग्लास में कितना हो जाएगा? ग्लास, ग्लास को क्या कहते हैं? कांच। अब ग्लास में अगर हम लोग देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 2.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो देखिए क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। यहाँ पे तो क्वेश्चन पूछ दिया कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। पूछ सकता है कि प्रकाश की चाल जल में कितनी होती है, तो 2.25 होगी, उसमें ये सारा ऑप्शन रहेगा। तो एक बार इसको याद कर लीजिएगा कि सबसे ज़्यादा किस में होता है? वैक्यूम में। सबसे ज़्यादा फास्ट अगर लाइट ट्रैवल करेगा तो किस में करेगा? वैक्यूम में करेगा। फिर धीरे धीरे कम हो जाएगा, फिर वायु में करेगा, फिर जल में करेगा, फिर ग्लास में करेगा, और लास्ट हमारा डायमंड, डायमंड, हीरा। तो हीरा में इसका जो गति रहता है वो कितना रहता है? 1.24 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, एक बार आप लोग इसको प्लीज़ देख के जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है? किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय अ लेंस? अब देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है कि अगर हमें किसी का भी मैग्निफिकेशन निकालना है, एम निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है कि ऊंचाई, ऊंचाई किसका? ऊंचाई, ऊंचाई इमेज का, ठीक है, जो कि छाया बन रहा है, ठीक है, इमेज का, उसको डिवाइड करते हैं हम लोग ऊंचाई, किसके ऊंचाई से? जो भी ऑब्जेक्ट रहता है, ठीक है, जो भी हमारा सामान है उससे। अब इन दोनों के, ये हमारा फॉर्मूला होता है कि अगर हम लोग को मैग्निफिकेशन निकालना है तो हमारा जो, मान लीजिए कि यहाँ पे मेरा एक कैंडल रखा हुआ है, ठीक है, कैंडल इतना बड़ा है। अब इसका जो भी छाया बन रहा है, मान लीजिए कि ये बड़ा बन रहा है थोड़ा सा,
तो ये मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये इसका क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर बाई 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये भी सेंटीमीटर में है और ये भी सेंटीमीटर में है। अब जब दोनों ही सेंटीमीटर सेंटीमीटर में है तो इसका हम लोग इसका कोई स्पेसिफिक ऐसा यूनिट नहीं बना सकते, ऐसा यूनिट नहीं बन सकता। दो जो डिफरेंट रहता है उसी में ऐसा यूनिट बनेगा। इसीलिए ये क्या होता है, मात्रक विहीन होता है, यूनिट लेस होता है, क्योंकि दोनों क्या है सेंटीमीटर सेंटीमीटर, कट जाएगा ना, कुछ नहीं आएगा इसका, कोई कुछ आएगा यहाँ पे तो कुछ नहीं आएगा हमारा ऐसा यूनिट, दोनों तो कट गया। अगर यहाँ पे ये मीटर में रहता, 2 मीटर रहता और 4 मीटर रहता तो क्या होता, मीटर मीटर तो कट जाता, 1/2 आ जाता, सिर्फ 1/2 आ गया तो क्या करेंगे, तो इसका कोई क्या होता है ऐसा यूनिट नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, कांच का, हीरा का, बर्फ का या वायु का। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए एक क्वेश्चन हमारा क्या पूछा था अभी कि स्पीड ऑफ लाइट पूछा था, ठीक है, तो वो मैंने आपको बता दिया। अब मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि अगर हम लोग देखेंगे कांच का, ठीक है, तो कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो होता है 1.50। ठीक है, हीरा का अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे होता है 2.42। ठीक है, और वायु में अगर हम लोग देखेंगे तो इसका होता है 1.00। तो अब देखिए कि सबसे अधिक किसका दिख रहा है आपको, सबसे अधिक किसका दिख रहा है, हीरा का दिख रहा है, तो सबसे ज़्यादा किसका होता है, हीरा का होता है। चलिए डायमंड। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। बोल रहा है एक अपसारी लेंस बनाता है, अ कन्वर्जिंग लेंस फॉर्म्स, क्या बना रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा, सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाएगा, कभी आभासी तो कभी वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा, या इनमें से कोई नहीं बनाएगा। तो सबसे पहले जो कन्वर्जिंग लेंस होता है, नाम से क्या पता चल रहा है, उत्तल कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, अब सारे लेंस, तो ये क्या करता है कि जितना भी प्रकाश की किरणें आ रही हैं, जब हर जगह से जो भी प्रकाश की किरणें आ रही हैं, ठीक है, उन सबको क्या कर रहा है, वो कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, एक जगह पे लाके इकट्ठा कर रहा है, ठीक है, कन्वर्ज कर रहा है। तो ये क्या कराता है, ये जो लेंस रहता है, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट का क्या करता है, इसका कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है बताइए ज़रा। तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ पे, ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे रखे हैं, फोकस पे रखे हैं, या फिर हम देखिए फोकस पे रखे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखे हैं, ठीक है, या फिर हम दोनों के बीच में रखे हैं, या हम पोल के पास रखे हैं, उस पर डिपेंड करता है कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है। तो हो सकता है कि अगर हम यहाँ रखेंगे तो ऑब्जेक्ट हो सकता है रियल बने, ठीक है, तो ये कभी आभासी तो कभी वास्तविक बनाता है जब ये हमारा पोल और फोकस के बीच में रहता है। यहाँ पे हमारा जब ऑब्जेक्ट रहता है तो इसका वर्चुअल इमेज बनता है, ठीक है, तो इसीलिए कभी कभी क्या करता है, ये आभासी बनाता है, तो कभी कभी वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, और रियल और अ वर्चुअल इमेज, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि हमारा जो भी वस्तु है, ठीक है, वो कहाँ पे रखा हुआ है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये हमारे डे टू डे लाइफ का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है, विच फिनोमिनन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लू कलर ऑफ द स्काई। तो हमें स्काई का कलर ब्लू ही क्यों दिखता है, क्या स्काई का कलर ब्लू होता है, पेंट करते हैं हम लोग तो हमेशा क्या करते हैं, स्काई को जब भी बनाएंगे तो क्या करेंगे, ब्लू कलर का बनाएंगे। क्यों बनाएंगे ब्लू कलर का, वाई, क्यों ही ब्लू ही क्यों बनाएंगे बताइए। तो ये किस वजह से होता है, स्कैटरिंग की वजह से होता है, प्रकीर्णन की वजह से। होता क्या है कि जब सनलाइट आ रहा है, ठीक है, सन से जो भी लाइट आ रहा है, ठीक है, अब इसमें से क्या होता है, ये जो ब्लू कलर का लाइट रहता है ना, इसका वेवलेंथ की वजह से क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा स्कैटर करता है, बहुत ज़्यादा फैल जाएगा। अब इसकी वजह से क्या होता है कि हम लोग को हर जगह क्या होता है, ब्लू ही कलर दिखता है, स्कैटरिंग की वजह से। ठीक है, इसीलिए क्या होता है यहाँ का, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्रकीर्णन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है, द प्राइमरी कलर ऑफ लाइट इज। तो प्राइमरी कलर ऑफ लाइट क्या होता है, रेड होता है, ग्रीन होता है, ब्लू होता है, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है, सब होता है। इसके लिए हम लोग एक ये फॉलो करते हैं, मॉडल फॉलो करते हैं, उस मॉडल का नाम क्या है, RGB मॉडल। देखिए रेड ग्रीन ब्लू, ठीक है, ये मॉडल है और ये प्राइमरी कलर है। अगर यहाँ पे दे देता ऑल ऑफ दीज की जगह मान लीजिए यहाँ पे हम येलो लिख देते, ठीक है, नहीं सॉरी, अगर यहाँ पे पूछता कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी कलर, प्राइमरी कलर कौन सा नहीं है, येलो जो है वो नहीं है। हम लोग गेम खेलते थे बचपन में, एक गेम रहता था
रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो रहता था ना, तो अब हमारे दिमाग में क्या है, क्वेश्चन गलत है, येलो हो जाएगा। नहीं, येलो जो होता है वो प्राइमरी कलर नहीं होता है, RGB मॉडल फॉलो करते हैं। रेड, ग्रीन और ब्लू ही सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, प्राइमरी कलर्स होता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है, बृहद संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ होती है? वेयर आर लार्ज नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल प्रेजेंट। तो हमारे आँख में क्या होता है, कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो कि लाइट सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, प्रकाश की किरणों मतलब को क्या करते हैं, उसको ऊर्जा प्रकाश की ऊर्जा को बदलते हैं, ठीक है, और फिर हम लोग को दृष्टि मतलब कि दिखाई देता है हमें। तो वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, बृहद संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, बताइए। रेटिना में प्रेजेंट होती है, ठीक है, रेटिना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। दूर दृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है? विच लेंस इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ फार साइटेडनेस। मान लीजिए किसी को यहाँ बैठे मतलब कहीं पे वो खड़ा है, दूर से उसका कोई दोस्त आ रहा है, ठीक है, तो उसको दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा, क्योंकि उसका दूर का दृष्टि खराब है। तो उसके लिए क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर क्या करेगा, चश्मा लिखेगा। चश्मा लिखता है तो चश्मा में हम लोग कोई ना कोई लेंस रहेगा, या तो कनकेव रहेगा या कन्वेक्स रहेगा, उत्तल रहेगा या अवतल रहेगा, ठीक है। तो अभी ऊपर मैंने बताया था कि उत्तल में क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है कि नेगेटिव रहता है, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर किसी को दूर का नहीं दिख रहा है तो हम लोग क्या यहाँ पे यूज़ करते हैं, कन्वेक्स लेंस, ठीक है, उत्तल लेंस यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं उत्तल लेंस? उत्तल लेंस क्या करता है कि जितना भी प्रकाश का किरण आ रहा है, ठीक है, तो जितनी भी प्रकाश की किरणें आ रही हैं उन सबको हमारा जो आई है, ठीक है, आई में क्या था, कोशिका था जहाँ पे लाइट सेंसिटिव था। तो आईज में जो रेटिना था, ठीक है, रेटिना के ऊपर इमेज बनता है, तो वहाँ पे लाइट पड़ेगा तो फिर इमेज बनेगा हमारा। हमारा जो रेटिना है वो समझिए कि कैमरा का काम कर रहा है। बताइए, जो कैमरा में कितना भी मेगापिक्सल रहे उससे फार बेटर क्या है, हमारा आँख है। क्योंकि आँखों में जो दिख रहा है वो कैमरे में नहीं ना कैद हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये हमारा, मान लीजिए यहाँ पे बनाना है तो इमेज यहाँ बनाना है, तो ये सारा कॉन्वेक्स लेंस जो रहता है सब सारे को लेके जाएगा, एक जगह इकट्ठा करेगा और फिर इमेज बनाएगा, ठीक है, रेटिना पे सही जगह पे पहुँचाएगा। नहीं, अगर ये लेंस नहीं लगा रहेगा, चश्मा नहीं लगाया रहेगा, तो उसका रेटिना पे नहीं फॉल कर रहा है, कहीं और यहाँ पे पहुँच रहा है मान लीजिए, तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है कि उसको दिखाई नहीं देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका आंसर, हाँ ठीक है, ऑप्शन मैंने मार्क कर दिया। क्वेश्चन नंबर 13। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है, द परसिस्टेंस ऑफ विजन फॉर ह्यूमन आई इज, कितना होता है, 1/16 होता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि हम लोग का कभी भी क्या, जब भी हम लोग कुछ कोई भी इमेज, किसी भी चीज़ का इमेज बन रहा है हमारे आंखों के सामने, मतलब जो भी दिख रहा है हमें सामने में, तो 1/16 सेकेंड तक एक चीज़ दिखेगा, ठीक है, और उसके बाद फिर वो दूसरा इमेज बनाएगा, ठीक है। उसके फिर 1/16 सेकेंड के बाद फिर वो क्या करेगा, तीसरा इमेज बनाएगा, ऐसे बनता जाता है, ठीक है। तो इसीलिए अगर हम लोग जैसे बार बार पल के झपकाएंगे तो इमेज फॉर्मेशन लगेगा ना, कुछ धुंधला धुंधला सा दिख रहा है, ठीक है। तो 1/16 सेकेंड होता है क्या, परसिस्टेंस ऑफ विजन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वॉट के बराबर होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज इक्वल टू वॉट। तो वॉट के इक्वल क्या होता है, क्या होता है वॉट के इक्वल, जूल पर सेकेंड, ठीक है। तो ये सीधा सीधा दिख रहा है यहाँ पे, जूल पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 15। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू हाउ मच। ये हमारा होता है 1 यूनिट के बराबर, 1 यूनिट, ठीक है। तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट। अब ये क्या होता है, ये जो यूनिट होता है 1 यूनिट, ये क्या होता है, विद्युत ऊर्जा जो होता है हमारा, उसका जो माप होता है वो होता है यूनिट। जैसे कि घर में अगर मीटर लगा होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक मीटर, तो उसमें क्या होता है, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, इतना उठा, कितना यूनिट आपका मीटर उठा है उसके हिसाब से फिर उसको मल्टीप्लाई करते हैं, 1 यूनिट का इतना पैसा लगने वाला है। आपके घर में 30 यूनिट उठा है आज के दिन में, तो कितना पैसा लगेगा, तो वैसे होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वॉट। तो इलेक्ट्रिक पावर अगर हम लोग को लिखना होता है तो वो इसका क्या होता है, वॉट, ठीक है, वॉट। या फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं P इज इक्वल टू वॉट, V इंटू आई। वी क्या होता है यहाँ पे,
वोल्टेज और आई क्या होता है, ये हमारा एम्पियर या फिर तुम्हारा जो करंट होता है, ठीक है, वो होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, वॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। 1 किलोवाट आवर बराबर है 1 किलोवाट इज इक्वल टू हाउ मच। इसका आंसर हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स, ठीक है। तो बेसिकली ये होता क्या है कि ये जो 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स हमें दिख रहा है, ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होता है कि 1 किलोवाट आवर जो एनर्जी है, ठीक है, इसको हम लोग मतलब कि कितना हम लोग एक आवर में कितना हम लोग एनर्जी यूज़ किए हैं, ये अगर हमें पता करना होगा तो ये होता है हमारा 3.6 इंटू 10⁶ जूल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था, हु प्रोपाउंडेड द राइट हैंड थंब रूल। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये यहाँ पे मैक्सवेल, आइंस्टीन, ऑयस्टर कुछ नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, फ्लेमिंग। फ्लेमिंग वो थे जिन्होंने क्या किया था, राइट हैंड थंब रूल लेकर आए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19। विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करती है, ऑन विच प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डज एन इलेक्ट्रिक फ्यूज वर्क, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है वो विद्युत धारा के कौन से सिद्धांत पर काम कर रही है, तो ये बेसिकली किस पे काम करती है, ऊष्मीय, थर्मल पे। क्योंकि देखिए होता क्या है कि जैसे कि कभी आप लोग सुनते हो कि घर का फ्यूज़ उड़ गया, तो फ्यूज़ उड़ता है तो क्या होता है, उसमें एक ऐसा किटकैट जैसा रहता है, मतलब उसको किटकैट कहते हैं, ऐसा एक बना रहता है, यहाँ पे कुछ होल्डर्स रहता है जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं, कॉपर वायर अटैच करते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए बहुत ज़्यादा अगर इलेक्ट्रिक सप्लाई हो रहा है, वोल्टेज बहुत ज़्यादा हो गया, कुछ हो गया, उसकी वजह से ये जो कॉपर वायर रहता है ये गर्म होके क्या हो जाता है, टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, तो गर्म होके, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब रासायनिक और चुंबकीय ये सब नहीं होगा, क्या होगा, थर्मल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पे पूछ रहा है 1 मिली एम्पियर बराबर है 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू व्हाट, तो मिली है, ठीक है। मिली कहीं पे भी आएगा, कहीं पे भी चेंज करना होगा तो क्या हो जाता है, ये 10⁻³ ठीक है, तो 10⁻³ एम्पियर हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रतिरोधक का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए। टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस रेजिस्टर शुड बी कनेक्टेड इन, किस में हम लोग कनेक्ट करेंगे, किस तरीके से हम लोग जोड़ेंगे कि प्रतिरोधक का मान बढ़ जाए, तो क्या करते हैं हम लोग उसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, सीरीज़ में। तो बेसिकली देखिए सीरीज़ में जब भी हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है, एक है उसको जोड़ दिए दूसरे से, फिर उसको जोड़ दिए तीसरे से, इसको जोड़ दिए चौथे से, इसको जोड़ दिए पाँचवें से, ठीक है। ऐसे सीरीज़ में जब हम लोग श्रृंखला में जब हम लोग इसको जोड़ते हैं तो इसका जो कुल हमारा जो टोटल आएगा, ठीक है, ये क्या होता है, ये बढ़ जाता है, क्या होता है, बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये देखिए एक दूसरे से जुड़ा हुआ है ना, मान लीजिए इसका 2 है, ये इसके साथ जुड़ गया, ठीक है, फिर ये इसके साथ जुड़ गया, इसके साथ जुड़ गया, इसके साथ जुड़ गया, तो टोटल क्या हो गया, टोटल तो ऑब्वियस ही बात है कि इंक्रीज करेगा हमारा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, सीरीज़ में करते हैं उसको मान को बढ़ाने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने के किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, विच मटेरियल इज यूज फॉर मेकिंग द कोयल ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर। तो इलेक्ट्रिक हीटर जो होता है उसमें एक, जैसे कि मान लीजिए हीटर का ये रॉड है, ठीक है, रॉड है, इसमें क्या होता है, ऐसे हम लोग गोल 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 ऐसे करके एक तार जुड़ा रहता है, यही तार जब जलता है तो हमें गर्मी मिलती है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग किस चीज़ को यूज़ करते हैं, तो निक्रोम यूज़ करते हैं, नाइक्रोम, ठीक है। तो निक्रोम को यूज़ करते हैं, तो बेसिकली निक्रोम जो होता है वो किस चीज़ का बना होता है हमारा, तो ये जो नाइक्रोम होता है, नाम से पता चल रहा है, निकल और क्रोमियम, ठीक है, ये दोनों को जोड़ के मिक्स है तो हमारा, ठीक है, मिश्र धातु है, इन दोनों को जोड़ के हमारा क्या बनता है, नाइक्रोम बनता है। अब ये क्या होता है कि ये जब बहुत हाई टेम्परेचर रहता है, ठीक है, टेम्परेचर बहुत हाई रहेगा, ठीक है, हाई है एकदम, तब भी क्या होता है, ये टूटता नहीं है वायर इसका, ठीक है, इसीलिए क्या होता है, आराम से ये जलता रहता है, हमें गर्मी मिलता रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, बताइए। ग्लोबल वार्मिंग किसकी वजह से हो, तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, अब ऑक्सीजन की वजह से तो बिल्कुल भी नहीं होगी,
नाइट्रोजन की वजह से भी नहीं होगी, नाइट्रोजन हमारे अर्थ पे बहुत ज़्यादा है, तो 78% है, ठीक है। अमोनिया की वजह से भी नहीं होगी, किसकी वजह से होगी, CO2 की वजह से होगी, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है, ये ग्लोबल, मान लीजिए कि ग्लोबल वर्ड से क्या पता चल रहा है, अर्थ, ग्लोब, ठीक है। वार्मिंग क्या, गर्म हो रहा है, तो हमारा जो अर्थ है ये, इसका टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, टेम्परेचर क्या हो रहा है, टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, ग्लोबल वार्मिंग। और टेम्परेचर किसकी वजह से इंक्रीज़ कर रहा है, सबसे ज़्यादा CO2 की वजह से। बहुत ज़्यादा CO2 हो गया है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हम लोग पेड़ वेड़ काट दे रहे हैं, ऑक्सीजन तो है नहीं, इसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन है, तो जीवाश्म ईंधन मतलब फॉसिल फ्यूल्स कौन सा है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, कोयला है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए यहाँ पे पेट्रोल भी हो जाएगा, नेचुरल गैस भी हो जाएगा, कोयला भी हो जाएगा, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव, फॉसिल फ्यूल से सब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25। सूर्य तथा अन्य तारों द्वारा उत्सर्जित विशाल ऊर्जा का स्रोत है। द सोर्स ऑफ ह्यूज एनर्जी एमिटेड बाय द सन एंड अदर स्टार्स इज, क्या होता है यहाँ पे, न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है, नाभिकीय संलयन, ठीक है। तो बेसिकली देखिए इसमें होता क्या है कि कुछ हल्का जो तत्व रहता है ना, जैसे कि मान लीजिए कि हाइड्रोजन है, ठीक है, हल्का है, अब इसको किसी के साथ मिलाकर हम लोग क्या बनाते हैं, बहुत हैवी मेटल्स कुछ बनाते हैं, जैसे कि मान लीजिए हीलियम बन रहा है। अब जब इन दोनों का फॉर्मेशन होता है तो उस टाइम पे क्या होता है, हल्के से अगर हम लोग कुछ भारी बना रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा क्या क्या होता है, एमिटेंस होता है, ठीक है। तो हमारा आज का सेशन इसी के साथ कंप्लीट होता है। अभी मैं आज वीडियो अपलोड कर रही हूँ, फिर मैं कल वीडियो अपलोड करूँगी नेक्स्ट 20। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलना है कि क्वेश्चन नंबर 25 तक हम लोगों ने बना लिया, ठीक है। टोटल 80 क्वेश्चन आता है, हम लोग पूरा 80 क्वेश्चन करेंगे, 25 तक हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक मैं क्या कर रही हूँ, एक पोल जनरेट कर रही हूँ, ठीक है। अब जैसे ही चैनल खोलेंगे, चैनल का नाम क्या है हमारा, विज्ञान का ज्ञान, ठीक है। जैसे आप चैनल खोलेंगे तो उसमें एक सेक्शन आता है पोस्ट सेक्शन, ठीक है, पोस्ट सेक्शन को अब जैसे आप खोलेंगे तो उसमें 5 क्वेश्चंस आपको दिखेगा, 5 क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। अब वो जो 5 क्वेश्चंस है, ठीक है, उसमें आपको 4 ऑप्शंस दिया हुआ है, आपको बस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर आपका सही होगा तो ऐसे आपका टिक बनेगा वहाँ पे, ठीक है, ग्रीन कलर से। अगर आपका गलत होगा तो वहाँ पे क्या होगा, क्रॉस बन जाएगा। तो आप लोग प्लीज़ पोलिंग कीजिएगा ताकि पता चले कि आप लोगों को कितना क्वेश्चंस आ रहा है, ठीक है। तो मैंने 5 क्वेश्चंस पोल में दिया है, जो मैं नेक्स्ट क्लास में फिर डिस्कस भी करूँगी। और बाकी हम लोग फिर 25 क्वेश्चंस करेंगे, फिर 30 क्वेश्चंस करेंगे, फिर शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर सारा करेंगे। बिल्कुल आप एकदम वीडियो देख के जाइएगा, होप सो कि आपका एग्ज़ाम बिल्कुल अच्छा जाएगा। चलिए, थैंक यू। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।